हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर में हम जो हमारा सेल का चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे और अपने आने वाले लेक्चर में टिश्यूज़ के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जामिनर के। देखो, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दूंगा और कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स बताऊंगा आपको। वो यूनिक ट्रिक्स होंगी, वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए होंगी जिसमें बच्चे फंसते हैं। वो फंसे नहीं, जब बच्चे फंस जाते हैं तो वहाँ से कैसे निकलना है उस चीज़ की आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है वायरस। वायरसेस के जो हमारा वायरस होता है हम उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रहना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। अ सेल विल स्वेल अप इफ़। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अ सेल विल स्वेल अप इफ़। सेल स्वेल अप कब करता है, पढ़ाया था मैंने आपको। ऑप्शन पढ़ते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज़ हायर देन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम। नहीं जी, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सपोज दिस इज़ अ बीकर और इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है। जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम है, उसके वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और हमारा जो सेल है लिखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सेल इज़ हायर। ये ध्यान से पढ़ो, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और जो सॉल्यूशन है उसमें कम है। और हमें पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसलिए वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, सेल श्रिंक करेगा, ना कि स्वेल अप होगा। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर। सराउंडिंग मीडियम यानी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में कम होगी। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर टू लोअर। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई हमारी। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ये एसिटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ये गलत हो गया। और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डजंट मैटर, गलत, ये भी गलत। तो आंसर आपको क्या हो गया, बी। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जब चैप्टर डिस्कस किया था तो आपको बताया था, आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी दिखाया था, डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिखाया था। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है सेल इन वन शॉट बाय फरहान ट्यूटोरियल्स और उसको लेक्चर को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रॉन्ग है क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको राइबोसोम्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ये तो सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ना वो एंजाइम का मैन्युफैक्चर करता है, ना वो हार्मोन्स बनाता है, ना ही स्टार्च बनाता है, तीनों गलत हैं। तो इसमें ऑप्शंस अगर ऑप्शन होता 2, 3, 4 तो ये सही होता। अब ये गलत है क्वेश्चन। ये अगर ये ऑप्शन होता फिर सही होता है। आपको क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपको अपना कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करना है, ध्यान रखना है। आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखना है, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको फंक्शन बताए थे चैप्टर पढ़ाते वक्त, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। It behaves as transport channel for proteins between nucleus and cytoplasm. It transport material between
वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, इट कैन बी साइटो। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब अगर आपको ये होता है, ये भी इसका फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये भी होता है और ये भी होता है साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, ये भी होता है। अब आपको मान लो आपको ये तीनों नहीं पता, अब इसकी ट्रिक सुनो कैसे पकड़ना है क्वेश्चन को, ट्रिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर मान लो आपको ये तीनों नहीं पता कि ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं, तो आप क्या काम करोगे, पहले एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने पढ़े सारे क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट दिए सारे स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद ये स्टेटमेंट देखो क्या है, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। आपको पता है साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन क्या होती है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि गलत हो गया, तो आप भाई वाह मज़ा आ गए, आप डायरेक्ट मार सकते हो अगर आपको ये फंक्शन नहीं भी पता होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी हुई है। ये जो इस टाइप की डेफिनेशंस आती हैं ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट, ये खेल जाते हैं इसमें। एग्जामिनर जो होता है इन स्टेटमेंट में आपके साथ खेल कर सकता है, आपको बहुत ही ध्यान से। और मान लो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की, KVPY, NTSC, किसी भी टाइप की कंपटीशन की, इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा वर्ड लिख देगा वो, कुछ ऐसा वर्ड लिखेगा कि आपके उस पर नज़र नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन गलत कराओगे। तो गलत ना करो, इससे अच्छा है कि आप लास्ट में इसको अटेम्प्ट करो और ध्यान से पढ़ो अगर लास्ट में टाइम बचता है। चलो ध्यान पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। फॉलोइंग ये मूवमेंट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस के ऊपर देखना है इसको। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सही है, सही है। और क्या बताना है हमें, करेक्ट बताना है, तो सही है, आंसर ये हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन की हमसे बात नहीं की है यहाँ पर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, नहीं गलत, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, गलत, हायर से लोअर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लाज्मोलिसिस आपको पढ़ाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन लाइसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये गलत हो गया, ये वाला, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, अगर हाइपोटोनिक मीडियम होगा ना, अगर कोई सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो सेल स्वेलअप करेगा, फूलेगा, सेल स्वेलअप करेगा, ना कि प्लाज्मोलिसिस होगी। प्लाज्मोलिसिस का मतलब श्रिंकेज होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीडियम, ये ठीक हो जाएगा, ये करेक्ट है। श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन किस किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको डिटेल में इसकी डिटेल दी थी, जितनी NCERT में दी थी उससे भी बाहर गया था मैं, है ना। तो आप लेक्चर की वैल्यू करो, उसको देखो जा करके। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लाइजोसोम ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये भी होगा, इसका ये भी होगा, दोनों आंसर हैं इसके, B एंड C। अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे सर अगर ये क्वेश्चन सिंगल टिक करेक्ट में आ गया, सिंगल करेक्ट में आ गया तो क्या होगा। तो देखो पहली बात तो अगर सिंगल करेक्ट में आया तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इनमें से एक ऑप्शन देगा एग्जामिनर भी पागल नहीं है, कुछ सोच समझ के करता है वो भी काम, है ना। और अगर आया इस टाइप का क्वेश्चन एज इट इज़ आया तो मल्टी करेक्ट में आएगा, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकते हैं, उसमें आएगा फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है इसमें। गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो सही है, गलत नहीं है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैड डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ऑन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट इज जनरेटेड, सही है, करेक्ट। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, जब ये तीनों सही हैं तो गलत कौन सा होगा, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर दिस। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ये बताना आपको ज़रूरी है यहाँ पर, है ना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये होता है, एक सेल है, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म, इन तीनों को मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कॉमन वर्ड दे देते हैं उनको, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्लांट का सेल है, सेल वॉल, उसमें सेल वॉल होती है एक्सटर्नल लेयर, तो उसमें हम कह देते हैं कि उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल। तो प्रोटोप्लाज्म, इन तीनों को मिला करके हम कॉमन वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोटोप्लाज्म। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, एक मिनट रुकना, लिखा है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर प्रोड्यूस लिपिड। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं अगर आपके नज़रिए से सॉल्व करूं तो कैसे करोगे, आपने पहले पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, सपोज अज्यूम आपको समझ नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं था, तो इसको छोड़ दो भी फिलहाल के लिए, है ना। सेकंड स्टेटमेंट पर आओ, आरईआर एंड एसईआर प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन। देखो इसमें लिखा है कि आरईआर लिपिड बनाता है और एसईआर प्रोटीन बनाता है। स्टेटमेंट गलत लिख दिया उन्होंने, उल्टे लिखे है ना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आरईआर क्या बनाता है, प्रोटीन, और एसईआर क्या बनाता है, लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत, ये डिस्ट्रक्शन वगैरह काम लाइसोसोम का होता है, लाइसिस करवा देता है वो। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, ये गलत हो गया, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता अभी बताता हूँ उसको। ये तीनों गलत हो गए, तो ये सही, ये वाला करेक्ट है। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो न्यूक्लियोइड क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया का सेल होता है प्रोकैरियोटिक, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ना। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, अनडिफाइंड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसके अराउंड, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका, आंसर गोल्गी एपेरेटस, नहीं गोल्गी एपेरेटस नहीं होगा इसका ये होगा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि एसईआर का फंक्शन क्या क्या होता है, एक तो लिपिड बनाना और
मैनी पॉइजन्स को, बहुत सारे पॉइजन होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उनको डिटॉक्सीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। प्रोटीन्स और लिपिड्स कौन बनाते हैं? ऑप्शन सी गलत दिए हुए हैं। वाह भाई। अब देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करना होता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स, हमें पता है प्रोटीन्स और लिपिड कौन कौन बनाते हैं। प्रोटीन्स बनवाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखा होता तो क्वेश्चन का आंसर वही होता, या दोनों लिखा होता RER एंड SER तो सही होता। ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसे वैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप में आएगा, दोनों आएंगे RER एंड SER, तो इसको मार्क करना है। लेकिन सपोज़ 1% अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना होता है? आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर को मार्क करना होता है। सपोज़ ये क्वेश्चन आ गया, अब क्या करोगे एग्ज़ाम में? एग्जामिनर से लड़ोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना होता। आपको क्या करना है? सिंपल, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर को मार्क करना है, तो आप इसको मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज। अभी बताया आपको, डिस्कस करा पिछले उसमें, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। NCERT बेस्ड क्वेश्चन, गोल्गी apparatus इसका आंसर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। पढ़ाए थे आपको, स्टोरेज भी फंक्शन होता है, टर्जिडिटी रिजिडिटी भी ये भी फंक्शन होता है, वेस्ट एक्सक्रीशन ये भी होता है, ये नहीं होता। लोकोमोशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। 16th, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज। फूड को अंदर करने को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। और बाहर निकालने को, एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं उसके? एक्सोसाइटोसिस। सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखो, सेल वॉल मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब इसमें आपको सेलुलोज, इसमें आपको क्या देखना है ऑप्शन में कि कौन कौन से प्लांट्स हैं? ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है और ये भी प्लांट है। हाइड्रेला, मैंगोट्रियन, कैक्टस। बैक्टीरिया प्लांट नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना, ये इसमें चलो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको। बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी गोल्गी apparatus। देखो, जब गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, तो उसने इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, जब उसने डिस्कवर किया था। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA, ये भी गलत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, गोल्गी apparatus में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। किस किस के पास अपना खुद का DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पास होता है और प्लास्टिड के पास होता है, तो इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को मार्क करेंगे। किचन ऑफ द सेल इज, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट, एंडोप्लाज्मिक इज नॉट, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट होती है और लीफ का क्या होता है? फूड का सिंथेसिस। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, सिंपल, SER। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय रुडोल्फ वर्शो। ये आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको ये चैप्टर कवर करा रहा था तो आपको बताया था मैंने कि ये साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं और उनके अचीवमेंट्स हैं, आपको सभी याद होने चाहिए। अभी नहीं, क्लास 12th में भी आते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो, 2 क्वेश्चन आ गए अभी यहीं से, और जब आपको एग्ज़ाम दोगे उसमें भी चेक करना आए कि नहीं आए। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई स्केलेटन एंड स्क्वान। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, और नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी।
प्लास्टिड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में मिलता है, और लाइसोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक में। कुछ उल्टा बोल गया हूँ शायद, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ क्या बोला मैंने। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में। राइबोसोम बोथ, प्लास्टिड यूकैरियोटिक में, और लाइसोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक में। तो राइबोसोम सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक में मिलता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। 25 क्वेश्चन, ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज राइबोसोम, गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। सभी में सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सेल ये राइबोसोम, राइबोसोम के पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। कि जो म्यू का ये इसको ये जो बोलते हैं इसको म्यू बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को, माइक्रोमीटर, म्यू एम, ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को। तो ये होगा माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, नैनोमीटर। ये क्या होता है, डेसीमीटर। ये होता है मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कहाँ से आता है, एंड गोल्गी apparatus से। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे, ल्यूमेनहॉक ने। देखो तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बताए थे आपको, ये और ये रहा तीसरा क्वेश्चन, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूमेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड सेल्स फर्स्ट टाइम। परकिंजे ने क्या दिया था, इसने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, फर्स्ट टाइम सेल, इसने प्रोटोप्लाज्म ये टर्म दिया था इसने। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इस टाइप के स्टेटमेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट में करना होता है, आपको ध्यान रखना अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। सही है स्टेटमेंट। मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, ये बताया था आपको। लिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया था, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये लिपिड बाइलेयर होती है, ये लिपिड होते हैं, उसकी 2 लेयर होती हैं। ये वाला एंड जो होता है, ये वाला ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये अंदर वाला हाइड्रोफोबिक। और ऐसे इसके बीच में, ऐसे इसके बीच में ये प्रोटीन एम्बेडेड होता है, एक इसके बीच में होता है इस तरीके से, और एक इसके सरफेसेस पर होता है। अब आगे बढ़े भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है आपको बताया था मैंने किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से। यहाँ पे काइटिन लिख दिया। काइटिन की जो सेल वॉल होती है वो फंजाई में होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो यहीं तक था। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सीखी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कवर किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यूज़ का, वो लेक्चर भी जल्द आ जाएगा, आज या कल में वो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। जब तक आप क्या काम करेंगे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर आपने कोई सा कॉन्सेप्ट बीच में छोड़ दिया है कवर करना तो उसको कवर कर लेना, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।